इंडिया में एट प्रेजेंट एक डिबेट चल रही है स्पेशली अमंग सोशल साइंटिस्ट। ये डिबेट है दैट वेदर एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया शुड बी इंक्रीज्ड और नॉट। और इस डिबेट को रिसेंटली फ्यूल किया प्राइम मिनिस्टर ने इन हिज 74th इंडिपेंडेंस डे स्पीच बाय इंडिकेटिंग दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। And for the same purpose, a task force has already been constituted by the Union Ministry of Women and Child Development. इस टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही इंडिकेट या डिक्लेयर कर दिया गया था इन दी बजट स्पीच ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। Experts have basically got divided on both the sides of this debate. तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं। एंड फॉर दिस वी विल लुक आउट एट द ओपिनियंस ऑफ बोथ द प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। But before directly addressing this question, let us get a brief on the evolution of एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो अगर हम एज के एवोल्यूशन की बात करें कि कैसे वो डिसाइड करी गई, देन वी विल हैव टू गो बैक टू द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन इंडिया। जब इंडियन पीनल कोड बना था तो इंडियन पीनल कोड ने ये डिसाइड किया था कि 10 years वुड बी द राइट एज फॉर गर्ल्स बिलो विच नो फिजिकल रिलेशनशिप कैन बी फॉर्म्ड विद गर्ल। लेटर ऑन इन द एज ऑफ कंसेंट बिल ऑफ 1927 इस एज को 10 से बढ़ा के 12 कर दी गई। उसके बाद एक एक्ट आया, शारदा एक्ट ऑफ 1929, जिसमें फर्दर इंक्रीज किया गया इस एज को टू 14 years। तो यहाँ पे डिसाइड किया कि जो राइट एज होगी मैरिज की दैट विल बी फॉर बॉयज 18 years एंड फॉर गर्ल्स 14 years। लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शारदा एक्ट को अमेंड किया गया इन 1978 and these ages were then increased to 21 for male from 18 and 18 for girls from 14। तो यही एज आज हम फॉलो करते हैं एट प्रेजेंट एंड दीज एज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन अदर एक्ट्स लाइक Prohibition of Child Marriage Act of 2006 and also in the religious acts like Hindu Marriage Act of 1956। लेकिन अभी ये बात चल रही है कि जो गर्ल्स की लीगल मैरिज एज है दैट इज 18 years, उसको फर्दर इंक्रीज किया जाए टू 21 years। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है दैट इज द यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेन एंड women and that should be 21 years। Now let us discuss some of the opinions extended by the proponents that why increasing legal age of marriage for girls would actually be good not only for mothers or women as an individual but for entire nation। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है दैट इज सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। एंड इन दिस सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम पहले डिस्कस करेंगे सोशल फैक्टर्स को। एंड इन दीज सोशल फैक्टर्स फर्स्ट फैक्टर वुड बी हेल्थ। तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा by increasing legal age of marriage that would be on health of मदर। तो इंडिया में एट प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 60% से ज्यादा शादियां जो इंडिया में होती हैं उसमें ब्राइड की एज लेस देन 21 years होती है। इसके साथ कुछ फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लाइक 56% ऑफ women इन इंडिया आर एनेमिक सो दे कैन नॉट डिलीवर अ हेल्दी चाइल्ड। तो अगर अर्ली मैरिज इंडिया में होती हैं देन उसके कारण जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है दैट इज डायरेक्टली ऑन टू द MMR, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एंड ऑल्सो ऑन चाइल्ड्स हेल्थ, जिसके कारण IMR भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है या अफेक्ट होता है। तो इंडिया में एट प्रेजेंट MMR जो है वो 113 है, दैट इज 113 women die of 1 lakh women who give or deliver birth to a child। And according to the Sustainable Development Goals, MMR should not be more than 70 by 2030। तो इंडिया ने अपना MMR significantly reduce करा है from 170 during 2011 census to 113 in 2016-17। This can further be reduced according to the proponents by increasing legal age of marriage for girls। क्योंकि लीगल एज को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो women को पढ़ने का और मौका मिलेगा, they can get access to education, they can enroll themselves to higher studies, and due to education there can be direct impact on childbearing capacity of a woman because of more reproductive awareness among them।
तो पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी ऑन women's health and also on the health of child. Second would be more educational empowerment of women, जिसके कारण उनकी further reproductive rights जो हैं वो enhance होंगी, and then they will be in a better position to make use of contraception. उनमें awareness होगी about the proper gap that has to be maintained between two childs, and overall they will have better decision making authority विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, जो अभी तक इंडियन विमेन में काफी हद तक मिसिंग है, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड नॉट इन्फॉर्म्ड वेल अबाउट देयर ओन रिप्रोडक्टिव राइट्स. एंड थ्रू एजुकेशनल एम्पावरमेंट विमेन कैन इजीली प्रिवेंट अर्ली मदरहुड. और ये जो अर्ली मदरहुड है यही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में ऑफ हाई एमएमआर्स एंड आईएमआर्स. तो ये सब्सटैंशियली रिड्यूस हो सकता है अगर विमेन को एजुकेशन एक्सेस करने का मौका दिया जाए, एंड दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज टू 21. नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है दैट इज अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी. दैट इज देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. अभी एट प्रेजेंट मेल की 21 है एंड फीमेल की 18 है, तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी मिसिंग है. एंड बाय इंक्रीजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 21 देयर कैन बी gender neutrality ensured uniformly in our country. For more information on this, let me tell you कि पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज हैं जहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी इंश्योर्ड है एंड अवेलेबल है, और वहां पे जो लीगल एज है दैट इज 18 बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स. तो जेंडर न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने से जो अभी तक फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही थी विमेन की, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड. नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. देन दे कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन देयर ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज दे विल गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट. अगेन दिस विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ऑफ विमेन एंड ऑल्सो ऑन देयर इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड अवेयरनेस. तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एज एन इंडिविजुअल से डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नेशन का. बिकॉज मैकेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कैन सब्सटैंशियली इंक्रीज इट्स जीडीपी if it allows more women to participate in the Indian economy. At present जो work labor force participation है इंडिया में, especially that of women, it is far low to only about 24%, and this can further be increased by allowing women to access education further after 18 years. Next यहाँ पे जो फायदा होगा that will be on overall demography of India and its gender balance. तो population stabilization के लिए ये जरूरी है कि women के पास reproductive rights हो, decision making authority हो, and they should be aware about their reproductive health. तो अगर लीगल एज को एक्सटेंड करते हैं टू 21, देन ऑब्वियस है कि मैरिजेस डिले होंगी, एंड अगर मैरिजेस डिले होंगी देन ऑब्वियसली बर्थ्स विल आल्सो गेट डिलेड. एंड अगर इसमें एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी आप ऐड कर देंगे, देन अ वुमन विल बी मोर अवेयर अबाउट नंबर ऑफ बर्थ्स दैट शी हैज टू गिव इन हर लाइफ स्पैन. तो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से ओवरऑल इंपैक्ट आएगा ऑन एमएमआर, आईएमआर एंड ऑल्सो दैट ऑन टीएफआर जो रिप्लेसमेंट लेवल्स शो करता है. तो यहाँ पे अगर हम समराइज करने की कोशिश करें ऑफ ऑल दी ओपिनियंस गिवन बाय दी प्रोपोनेंट्स, देन हमें यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी. फर्स्ट वुड बी इम्पैक्ट ऑन विमेन एज एन इंडिविजुअल, एंड सेकेंड इज ऑन द एंटायर नेशन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द ओपिनियंस एक्सटेंडेड बाय क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स ऑफ दिस टॉपिक. तो ओपोनेंट्स का यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है with regards to increased legal chaos and legal confusion. इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को समझते हैं. तो इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया आर नॉट इलीगल. They can only be declared as void
if minor complaints about that marriage. तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 के हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है बेसिकली इन माइनर्स एंड मेजर्स। तो 18 के अबव जो हैं वो मेजर्स हैं, दे कैन गेट देमसेल्व्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन गेट देमसेल्व्स इनटू मैरिजेस, वेयर एज माइनर्स आर नॉट अलाउड टू डू सो। तो पीसीएमए एक्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है, माइनर्स कैन अपील टू मेक देयर मैरिज एज वॉइड if she, in case of bride, complains to relevant authorities about this marriage. दैट इज अगर माइनर को उस मैरिज में कंटिन्यू नहीं करना है तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो मैरिज लीगल मैरिज है, इट विल नेवर बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। उसमें सिर्फ पनिशमेंट हो सकता है उन सब लोगों का जो चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द ग्रूम। सेकेंडली, वी विल डिस्कस अबाउट दिस एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। यूनिसेफ के हिसाब से इंडिया में 1.5 करोड़ चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, लेकिन एनसीआरबी के अगर हम डेटा लें, दैट इज द डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो सिर्फ 753 चाइल्ड मैरिज केसेस रजिस्टर होते हैं। तो आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं कि एक जगह 1.5 करोड़ मैरिजेस हो रही हैं इंडिया में और जो केसेस फाइल हो रहे हैं दे आर ओनली 753। तो मोस्ट ऑफ द मैरिजेस हैव सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड दस दे हैव सोशल वैलिडिटी एज वेल। तो यहाँ पे कस्टम्स, रिलीजियन और ट्रेडिशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विच गिव दिस मैरिज सोशल वैलिडिटी। और अगर हम ओवरऑल चाइल्ड मैरिजेस की बात करें इंडिया में, देन वी विल गेट टू नो दैट दीज चाइल्ड मैरिजेस हैव reduced drastically from 2005 टू 2015। 2005 के अराउंड इंडिया में नियर अबाउट 26% चाइल्ड मैरिजेस होती थी, लेकिन अभी 2015 में नियर अबाउट 11% चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती हैं। लेकिन स्टिल इफ यू सी इन नंबर्स then you will get to know the reality of child marriages in India and reality of cases registered अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द ओपिनियंस एक्सटेंडेड बाय क्रिटिक्स ऑफ इंक्रीजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। तो पहला उनका पॉइंट यहाँ पे वही था, दैट इज लीगल केओस एंड कंफ्यूजन। अगर लीगल एज को 21 कर दिया जाएगा तो जो 18 से 21 के बीच में फीमेल एडोलेसेंट्स हैं, दे बेसिकली हैव सेक्सुअल कंसेंट, बिकॉज हमारे देश में एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट 18 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ 2017 एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। लेकिन एज ऑफ मैरिज हमारे देश में इंक्रीज करने के बाद 21 हो जाएगी। तो जो बीच में 3 साल का गैप बचा है, दैट विल बेसिकली क्रिएट लॉट मोर कंफ्यूजन, बिकॉज विमेन के पास उन 3 सालों में सेक्स करने की कंसेंट है बट मैरिज करने की नहीं है। सो बेसिकली यू आर डिप्राइविंग विमेन ऑफ हर पर्सनल लिबर्टी। जो अभी तक 18 तक थी, आपने वो डिप्राइवेशन एक्सटेंड कर दिया 21 ईयर्स तक, और इससे चाइल्ड मैरिजेस कम नहीं होंगी, इनफैक्ट बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ हाइपरगैमी फॉलोड इन इंडिया। हाइपरगैमी का बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है कि इंडिया में मोस्टली जो ग्रूम्स होते हैं वो ब्राइड अपनी एज से कम एज की चूज करते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म एज या जेंडर न्यूट्रलिटी की हम बात करें तो अगर 21 इयर्स एज दोनों की हो जाएगी, देन ग्रूम ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज विल डेफिनेटली मैरी अ गर्ल जो उससे कम एज की है, और उस कम एज की लड़की के पास भी पुश फैक्टर्स हैं फ्रॉम हर फैमिली, क्योंकि इंडिया में मोर देन अगेन 60% मैरिजेस जो हैं वो रूरल इंडिया में होती हैं, और जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं या अर्ली एज मैरिजेस हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 60% मैरिजेस 21 के पहले ही हो जाती हैं, इन सब के पीछे बेसिकली 2 रीजंस हैं जो चाइल्ड मैरिजेस में भी कॉमन है। ये 2 रीजंस हैं पॉवर्टी एंड एजुकेशन। पॉवर्टी के कारण फैमिलीज का ये मानना है कि दे आर कंपेल्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटीज एंड सो दे वांट दिस गर्ल टू गो
एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम देयर हाउस। और यही कारण है कि वो लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं ताकि उनको ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़े और उनका ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़े। अब अगर 21 साल का लड़का एक लड़की देखने जाता है तो वो अपनी एज से कम साल की लड़की देखेगा, और जो लड़की वो देखेगा ऑब्वियसली उसके पास घर से पुश फैक्टर्स भी होंगे, बिकॉज हर फैमिली इज वांटिंग हर टू गो। So in this case, child marriages will exponentially increase in India. अगर 18 years से 21 years एज कर दी जाती है तो साथ ही में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है इंडिया में, वो अगर इंडिया में 18 से साइमल्टेनियसली 21 करते हैं तो यू कैन नॉट एक्सटेंड एज ऑफ लीगल मैरिज टू 21 एंड एक्सेप्ट चाइल्ड्स एज टिल 18 years of age। ये एक डाइकोटॉमी है जो क्रिएट हो रही है, एंड इट कैन ओनली बी ओवरकम इफ यू इंक्रीज एज ऑफ चाइल्ड इन इंडिया एज वेल फ्रॉम 18 to 21। तो उससे आप फर्दर अमेंडमेंट्स करने से बच जाएंगे एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटीज विल गेट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर हम क्रिटिक्स को समराइज करने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट उनका है चाइल्ड मैरिजेस फर्दर इंक्रीज होंगी, एक विमेन की पर्सनल लिबर्टीज डिप्राइव होंगी, एंड जो रूरल फैमिलीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा शादियां होती हैं दे विल बिकम मोर वल्नरेबल ड्यू टू मिस यूज ऑफ PCMA और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है और उसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करता है वल्नरेबल सेक्शन इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फेस करता है ऑफ PCMA एक्ट आर द एलोपिंग कपल्स, मतलब जो कपल्स भाग जाते हैं, भाग के शादी करते हैं, उन पे ज्यादातर पेरेंट्स PCMA एक्ट लगाते हैं एंड दे आर बीइंग टॉर्चर्ड आफ्टर दैट बाय पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज। तो ये चीजें फर्दर इंक्रीज होंगी लीगल एज को इंक्रीज करने से, बिकॉज ऑब्वियसली इन इंडिया इफ यू सी age of sex is getting more prevalent because sex in India is considered no more taboo, especially in the metro cities or urban areas। and जो sexual urges हैं and biological needs हैं they are getting met early nowadays in India, especially in the urban areas। and if you prohibit marriages then it will directly affect the Indian society, especially youth, as it will outlaw consensual marriages in India। तो जस्टिस वर्मा कमेटी का भी ये कहना था कि एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट जो इंडिया में इंक्रीज की गई है फ्रॉम 16 to 18 दैट शुड अगेन बी ब्रॉट टू 16 बिकॉज ऑफ ऑल दी सोसाइटल चेंजेस व्हिच वी आर विटनेसिंग इन दी सोसाइटी। एंड दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल्दो उन्होंने एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट की बात नहीं करी थी, इट टॉक्ड अबाउट द यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज एट 18 years। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्रिटिक्स के, ओपोनेंट्स के, जो ये कहते हैं कि लीगल एज को इंक्रीज नहीं करना चाहिए बिकॉज उस एज को इंक्रीज करने से बेटर टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दैट इज बाय एक्सटेंडिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट you can easily bring down MMR as it is already happening, you can easily bring down child marriages which is also happening, and you can also extend the formal reproductive health care framework so that access can be enhanced to women who are seeking for reproduction related solutions। इसके साथ में एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट और आता है कि इंडिया में मीडियन एज ऑफ मैरिज ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है विद टाइम एज इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू मोर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो एज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आप अदर टूल्स का भी यूज कर सकते हैं सो एज टू एड्रेस ऑल द कंसर्न्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस टॉपिक। नाउ इट इज टाइम टू कंक्लूड दिस डिबेट और हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे जो हम पिक करेंगे दैट इज एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑलरेडी हैज टेकन प्लेस इन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। only thing remaining is its implementation। second point is no criminalization, that is अगर कोई शादी होती भी है below legal age of marriage then such marriages or people involved in such marriages should not be criminalized because उसका काफी ज्यादा मिसयूज होगा। instead
these marriages should be declared void ab initio, that is void from immediate effect, or automatically they should be declared as invalid. जो अभी पीसीए में एक्ट में भी अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी माइनर को जाके या किसी अदर पर्सन को जाके कंप्लेंट करनी पड़ती है, एंड ओनली देन सच मैरिजेस आर डिक्लेयर्ड वॉइड. तो जो वहां पे पीसीए में एक्ट में पॉइंट मिसिंग है, दैट शुड बी इंक्लूडेड हियर इफ यू आर गोना इंक्रीज age of legal marriage for girls to 21. Next is the need to ensure behavioral nudging. इंडिया में हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मैरिजेस हैं दे आर बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन. लॉ कैन नॉट बी इफेक्टिव इन इट्स ओन कैपेसिटी टू कर्ब डाउन सच प्रैक्टिसेस until and unless you change behavior and mindset of people. जैसे जैसे behavior लोगों का change होगा, लोगों का outlook change होगा, perspective change होगा, especially with respect to sex, marriages, etc., only then right, health, educational empowerment, overall socio-economic empowerment of women and that of nation can be ensured. तो behavioral nudging यहाँ पे सबसे important है, क्योंकि सोसाइटी का आउटलुक, पर्सपेक्टिव चेंज होना सबसे ज्यादा जरूरी है. So punitive patriotism in India should be prevented while deliberating upon such a sensitive issue, as it directly impacts youth of nation. Instead, a breakthrough should be ensured in the persisting norms of intimate spheres of family and society, which till now have become most complicated or a difficult task to achieve. So that was all that we had to discuss in this session of CrackNets. If you think that we have cracked this issue in a right manner, then please do let us know in the comment section below. Also share and like this video if you have learned anything out of it. Subscribe to this channel if you haven't done it yet. Thank you for your patient listening.